तो भैया सीएस तो खत्म हो गया है। अब शुरू करते हैं टेक गुरु का रेगुलर एपिसोड, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए लेटेस्ट गैजेट्स को रिव्यू करेंगे। और इस हफ्ते टेक गुरु पर हम 2 लेटेस्ट स्मार्टफोन्स का रिव्यू करने जा रहे हैं। कहां गए भैया मेरे 2 अनमोल रतन। सबसे पहले है दुनिया के सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन्स में से एक ओप्पो का R5। सिर्फ 4.85 mm पतला है जी, नाजुक एकदम चुम्बेश्वरी डिजाइन वाला स्मार्टफोन है। इसके साथ ही एक और स्मार्टफोन है जिसने Amazon.in की वेबसाइट को क्रैश कर डाला इस हफ्ते। मैं बात कर रहा हूं यूरेका। जी हाँ, 10,000 रुपए में बिकने वाला सस्ता सुंदर टिकाऊ का नया फेस है जी यूरेका। इसका रिव्यू हम करेंगे, हालांकि नाम थोड़ा जबान फिसल जाती है इसका नाम देते वक्त। लेकिन इन दोनों स्मार्टफोन्स के भी रिव्यू करने से पहले सबसे पहले टेक गुरु की शुरुआत करते हैं हम उस स्टोरी से, उस बैटल से जिसका इंतजार आप और हम सब काफी दिनों से कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बैटल ऑफ द बैड बॉयज। जी हाँ, एकदम बैड बॉयज हैं ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री के। iPhone 6 Plus वर्सेस Samsung Galaxy Note 4। इन दोनों ही घमासान स्मार्टफोन्स में से, दोनों ही दिग्गज स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन है सबसे बेस्ट, ये आज टेक गुरु पर हम जानने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों स्मार्टफोन्स का रिव्यू करने के लिए हमने चुना 2 ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी असल जिंदगी में इन स्मार्टफोन्स को यूज कर रहे हैं। तो अब ये जो जंग है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एप्पल फैनबॉय के मुंह से, क्या उसकी जबान से एंड्रॉइड के लिए तारीफ के थोड़े से शब्द निकलते हैं, नोट 4 के लिए तारीफ के शब्द निकलते हैं, या फिर जो मोहतरमा हैं, जो एंड्रॉइड या गूगल की फैन गर्ल हैं, उन्हें एप्पल पसंद आता है कि नहीं। ये जंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा दिल थाम कर देखिएगा। आज की तारीख में जब हम सुपर स्मार्टफोन्स की बात करते हैं तो 2 ही स्मार्टफोन्स का नाम दिमाग में आता है, सैमसंग का गैलेक्सी नोट 4 और एप्पल आईफोन 6 प्लस। ऑन पेपर दोनों ही स्मार्टफोन्स एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के अपने अपने फैंस हैं। एप्पल फैन बॉयज को एप्पल परफेक्ट लगता है तो गैलेक्सी सीरीज के दीवानों को सैमसंग ही बेस्ट लगता है। इसीलिए हमने इस हफ्ते टेक गुरु पर सैमसंग और एप्पल के रियल लाइफ लॉयलिस्ट को चुना और उनके फोन्स को कर दिया स्वैप। ये है मीत, रियल एस्टेट फाइनेंसर है और इंडिया में शायद एप्पल के सबसे बड़े फैन बॉय हैं। 2007 से लेकर आज तक हर आईफोन इन्होंने इंडियन लॉन्च से पहले ही खरीदा है और इस वक्त इनका दिल एप्पल के आईफोन 6 प्लस पर आया हुआ है। मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं एप्पल से लॉयल हूँ। पर क्या मीत जैसा एप्पल फैन बॉय गैलेक्सी नोट 4 को एक्सेप्ट कर पाएगा? मैं इतने सालों से एप्पल से लॉयल रहा हूँ और ये फ़ोन, नया फ़ोन कैसे होगा? विल आई बी एबल टू यूज इट? बट देन आई थॉट चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। मीत से तो मिल लिए, अब जरा आलिया से मिलिए। आलिया कॉलेज स्टूडेंट हैं और गूगल से इनका दिल का रिश्ता है। फोन भी गूगल के एंड्रॉइड वाला गैलेक्सी नोट 4 ही इस्तेमाल करती हैं। क्या ये गैलेक्सी फैन गर्ल एप्पल के आईफोन 6 प्लस के साथ एडजस्ट कर पाएगी? तो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि इतना क्या हाइप होता है आईफोन्स का जो एंड्रॉइड में नहीं है। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। तो लुक्स एंड डिजाइन के मामले में इन दोनों ही सुपर फोन्स में से किसमें कितना है दम? जब मैंने नोट 4 को देखा तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो अजीब सा प्लास्टिक का मेरे हाथ में आ गया है। पहले कभी आईफोन यूज नहीं किया तो बहुत एक्साइटेड थी एप्पल का स्वाद चखने के लिए। उसका जो टेक्सचर था, जो फ़ोन हैंडलिंग करने का था, वो बहुत ही बेटर था आईफोन से। ये फ़ोन स्लिप नहीं हो रहा था हाथ से। स्क्रीन साइज दोनों का बराबर है बट नोट 4 इज मोर कॉम्पैक्ट देन द आईफोन। मुझे हमेशा उसे कवर लगा के रखना पड़ता है। यही डर रहता है कि अभी मेरे फ़ोन को कुछ ना हो जाए और हाथ से ना गिरे। तो इतना महंगा फ़ोन गिर जाए तो हार्ट अटैक ही आ जाए। वेल, पर दिखने में कौन सा फोन ज्यादा प्रीमियम लगता है? हैंड्स डाउन आईफोन। दिखता भी स्टाइलिश है, क्लासी है। जब मैं वो फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैं जब टच करता हूँ, वो फील नहीं आती है मुझे रिचनेस की। ये ज़्यादा प्लास्टिक वाला फील देता है। मुझे ऐसा लगता है मैं कोई चीप प्लास्टिक यूज़ कर रहा हूँ। लुक्स लाइक लेदर पर वो लेदर है नहीं। जब एप्पल से कंपेयर करते हैं तो उसका जो टच है, जो फील है, बहुत बेटर है। आईफोन
लगता है 60,000, मैं खर्च भी दूँ 60,000 उसके अपीयरेंस पे, पर ये मुझे 60,000 का नहीं लिखता। चलिए, लुक्स एंड डिजाइन के मामले में तो एप्पल की मेटल एंड ग्लास डिजाइन ने बाजी मार दी, पर स्क्रीन के मामले में क्या नतीजा होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सैमसंग अपने अच्छे डिस्प्लेस के बारे में जाना जाता है। देखिए स्क्रीन वाइज तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। माई नोट 4 इज एनी डे बेटर। आईफोन थोड़ा मुझे बेटर लगा स्क्रीन वाइज। जो क्वालिटी है, कलर्स है, वो मेरे नोट 4 पे बेटर दिखते हैं, जबकि आईफोन पे बहुत डल आते हैं। आईफोन ज़्यादा नेचुरल लगता है, आई प्रिफर नेचुरल। वेल, डिस्प्ले के मामले में तो हमने भी अपने टेस्ट में ये पाया कि सैमसंग की स्क्रीन ज्यादा विविड और कलरफुल नजर आती है, बट स्क्रीन के अलावा परफॉर्मेंस भी मायने रखती है। तो आइए देखते हैं कौन सा फोन है कितने पानी में। ऑन पेपर मेरा नोट 4 इज बेटर देन आईफोन। नंबर्स के मामले में सैमसंग नो डाउट ज़्यादा बेटर है। नोट 4 में टच आईडी इतना प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो मुझे घड़ी घड़ी स्लाइड करना पड़ता है, इसलिए मैं अपने नोट 4 में पासवर्ड का इस्तेमाल करती हूँ। गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों फ़ोन में जब मैंने यूज़ किया तब मुझे एप्पल का ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि उसके जो ग्राफिक्स थे, मोशन सेंसर एप्पल का मच बेटर है व्हेन कंपेयर टू सैमसंग। नोट 4 एज आई सेड कॉम्पैक्ट, मे बी अपीयरेंस में इतना अच्छा लगता हो, पर मुझे उसका परफॉर्मेंस आईफोन से बेटर लगा। Improve your battery life. I would just like to suggest both the companies. पर Galaxy Note 4 में एक ऐसा फीचर है जो iPhone 6 Plus में नहीं है, और उस फीचर का नाम है S Pen। आईफोन में कमी तो ज़रूर है S Pen की। नोट 4 में S पेन आता है, जो ज़्यादा कन्वीनियंट है, एंड नाखून लंबे हो छोटे हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से लिखकर इट रिकग्नाइजेज व्हाट यू आर राइटिंग बेसिकली। बहुत ही बेटर है आईफोन से व्हेन इट कम्स टू टेक्सटिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने ए लिखा है, वो ई जैसा दिख रहा हो, पर वो रिकग्नाइज कर लेगा कि वो ए ही है। अगर आईफोन में S Pen जैसा अगर कुछ आ जाता तो कुछ बात ही अलग थी। एस पेन से अगर आप लिखो, आपकी हैंडराइटिंग शैबी हो कैसी भी हो, वो रिकग्नाइज कर लेता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। टेक्सटिंग के मामले में इस फ़ोन का कोई टक्कर नहीं है। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि एप्पल फैन बॉयज भी सैमसंग के S Pen के दीवाने हो गए। पर अब बात करते हैं कैमरा की। पर जनाब, स्मार्टफोन में कैमरे भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी कैमरा, जैसे सैमसंग में है 16 मेगापिक्सल का कैमरा और आईफोन का 8 मेगापिक्सल कैमरा, और दूसरा कैमरा होता है सेल्फी कैमरा। सबसे पहले देखते हैं कि सेल्फीज कौन सा फोन अच्छी लेता है। जब बात आती है सेल्फी की, मैं तो सेल्फी का दीवाना हूँ। सेल्फीज के मामले में मेरा नोट 4 हैंड्स डाउन बेटर है एनी डे। सैमसंग में जो वाइड एंगल है, इसकी वजह से ये सेल्फी या ग्रुप फी बहुत ही बेटर है। तो आई थिंक मैं नोट 4 के साथ जाऊंगी व्हेन इट कम्स टू टेकिंग सेल्फीज। चलिए, सेल्फीज का तो रिजल्ट देख लिया, अब देखते हैं कि प्राइमरी या फिर मेन कैमरा कौन से स्मार्टफोन का ज्यादा बेटर है, फिर चाहे वो स्टिल्स हों या फिर वीडियोस। सैमसंग और आईफोन के वीडियो में, एप्पल के वीडियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एप्पल वाज मच मोर वे बेटर देन सैमसंग। देयर इज नो कंपैरिजन इन वीडियो। आई डोंट नो, बट पता नहीं क्यों आईफोन वाज बेटर देन माय नोट 4। मेरे आईफोन का इमेज स्टेबलाइजेशन सैमसंग नोट 4 से एनी डे बेटर है। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप खुद ट्राई करके देख लो। दोनों में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, पर आईफोन का ज़्यादा बेटर है, शार्पर है कंपेयर टू नोट 4। ऑन पेपर आईफोन 6 प्लस का 8 मेगापिक्सल कैमरा सैमसंग के गैलेक्सी नोट 4 के 16 मेगापिक्सल के कैमरे के मुकाबले थोड़ा हल्का नजर आता हो, बट ऑन ग्राउंड रिजल्ट्स की अगर माने तो आईफोन 6 प्लस का कैमरा सैमसंग के गैलेक्सी नोट 4 से ज्यादा बेटर निकला। चलिए, कैमरा की बात तो हो गई, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, क्योंकि मीत के लिए गैलेक्सी नोट 4 का पूरा एक्सपीरियंस पहली बार था, तो आलिया के लिए आईफोन का। तो यूजेबिलिटी के मामले में कौन सा फोन ज्यादा आसान है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ, तो कैसे वापस होम स्क्रीन में जाना है एंड कैसे स्विच करना है, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए। मुझे फ्रैंकली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा एंड्रॉयड। आईफोन थोड़ा क्लोज्ड है, एंड्रॉयड इज मोर ओपन टू वर्क विथ। आई फील दैट आईफोन is much more easier to use than Samsung. Even after
सिटिंग विद द फोन एंड गोइंग थ्रू इट लगे काफ़ी टाइम लगा मुझे सीखने के लिए। भाई ये तो होना ही था, क्योंकि कहते हैं कि आदत बड़ी चीज है। पर क्या मीत और आलिया अपने नेक्स्ट फोन में अपनी लॉयल्टी बदलना चाहेंगे? क्या मीत नोट के नेक्स्ट वर्जन या आलिया आईफोन में कभी इन्वेस्ट करना चाहेगी? I won't be using Note 4. मैं नहीं स्विच करना चाहूँगा. आई एम वेरी लॉयल टू एप्पल एंड आई लव एप्पल. और बेशक मैं एप्पल ही यूज़ करूँगा. जो मुझे आईफोन में मिलेगा वही मुझे मेरे एंड्रॉयड में मिलेगा, बस मैं एक्स्ट्रा पैसा दूंगी क्योंकि वो आईफोन है। सैमसंग का कोई मुकाबला नहीं है एप्पल से. एप्पल इज़ दी बेस्ट. दोनों सेम है, थोड़ा स्लगिश है नोट 4, बट आई वुड स्टिल प्रेफर माई नोट 4 ओवर एन आईफोन। सो फाइनल रिजल्ट है इट्स अ टाई। स्टाइल कैमरे के मामले में अगर आईफोन 6 प्लस बाजी मारता है तो दमदार स्क्रीन, एस पेन और यूजेबिलिटी में गैलेक्सी नोट 4 के ज्यादा मार्क्स आते हैं। वेलकम है जी, टेक गुरु में अब वक्त है एक ऐसे स्मार्टफोन को रिव्यू करने का जिसने इस हफ्ते Amazon.in के सर्वर्स को क्रैश कर डाला जब उसकी ऑनलाइन सेल शुरू हुई। यह है माइक्रोमैक्स का नया इनिशिएटिव। माइक्रोमैक्स की नई स्मार्टफोन रेंज यू का पहला फोन यूरेका। माइक्रोमैक्स की सब्सिडियरी कंपनी यू टेलीवेंचर्स का यह पहला फोन है और अगर आप साइनोजेन ओएस से वाकिफ होंगे तो ये माइक्रोमैक्स का पहला साइनोजेन स्मार्टफोन है। 5.5 इंच के एचडी डिस्प्ले वाला ये डुअल सिम स्मार्टफोन दिखने में नीट एंड क्लीन डिजाइन के साथ आता है। हालांकि इसकी स्क्रीन फुल एचडी नहीं है पर देखने में ये उतनी भी बुरी नहीं लगती। यूरेका साइनोजेन ओएस 11 पर चलता है जो दरअसल एंड्रॉइड 4.4.4 किटकैट पर बेस्ड किसी ऊपरी लेयर की तरह है जो ढेरों कस्टमाइज ऑप्शंस और कई नए फीचर्स के साथ आता है। OnePlus 1 के बाद यूरेका दूसरा ऐसा स्मार्टफोन है जो बंडल साइनोजेन के साथ आता है। यूरेका 64 बिट वाले 1.5 गीगाहर्ट्ज के स्नैपड्रैगन 615 ऑक्टा कोर प्रोसेसर पर चलता है। साथ में 2 GB रैम दी गई है। इसमें 16 GB की इनबिल्ट मेमोरी दी गई है जिसे 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा है जो सोनी के XMOR-R सेंसर के साथ आता है। सेल्फीज लेने के लिए भी इसमें 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। इस सस्ते, सुंदर और टिकाऊ स्मार्टफोन में 2500 mAh की बैटरी दी गई है। यूरेका के दाम है 8,999 रुपए और ये फोन एक्सक्लूसिवली आप Amazon.in से खरीद सकते हैं। जब आप इस फ्रंट से इस फोन को देखते हो तो जैसे ये डेस्क पर पड़ा हुआ था और ये फोन मैंने देखा तो एकदम से मैंने कहा आईफोन, क्योंकि ये जो सर्कल का डिजाइन है पूरा ब्लैक के कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया हुआ है इसके अंदर, तो पहली नजर में अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि बॉस ये आईफोन से इंस्पायर्ड है। वहीं इसको पलट दो और ये जो यू की ब्रांडिंग है जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है, यू की ब्रांडिंग को छुपा दो अगर आप तो लगेगा OnePlus 1। बट यूरेका की सबसे बेस्ट थिंग ये है कि ये साइनोजेन OS 11 के साथ आता है और ये इंडिया का, या फिर मैं कहूँ कि फॉर नाउ इंडिया में बिकने वाला पहला ऐसा स्मार्टफोन और इकलौता ऐसा स्मार्टफोन होगा जो सिर्फ साइनोजेन OS 11 के साथ ऑफिशियली आएगा। अब आप बोलोगे कि भैया साइनोजेन तो OnePlus 1 में भी मिलता है जो दिखने में भी इससे अच्छा है और फीचर्स वाइज भी अच्छा है, तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि माइक्रोमैक्स के यू के साथ जो उसका सब्सिडियरी ब्रांड है उसकी साइनोजेन के साथ ऐसी डील हुई है जिसके तहत सिर्फ इस फ़ोन को और इसके आने वाले वर्जन्स को साइनोजेन की तरफ से अपडेट्स मिलेंगे। OnePlus 1 की अपडेट्स वहीं पर रुक जाएंगे भैया। तो इस मामले में ये खरीदने लायक फ़ोन है जिस प्राइस के ऊपर बिक रहा है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट 10,000 रुपये में यूरेका पिक बनता है बॉस। इसको टेक गुरु पर मैं देता हूँ 4 TG पॉइंट्स। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, कम राइट बैक। वेलकम बैक, टेक गुरु में आपका स्वागत है और अब टेक गुरु में वक्त आ गया है अब तक के सबसे स्लिम ट्रिम स्मार्टफोन को रिव्यू करने का टेक गुरु के 8 साल की हिस्ट्री में, जो है Oppo R5। स्मार्टफोन्स पर आजकल स्लिम से स्लिमेस्ट होने का बुखार चढ़ता जा रहा है।
पेश है इस बुखार का लेटेस्ट मारा Oppo R5। ये सुपर स्लिम फोन बस 4.85 mm पतला है। साइज 0 फिगर होने के कारण Oppo R5 दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। मेटल एंड ग्लास वाली इसकी यूनिबॉडी डिजाइन बस दिल ही जीत लेती है। स्लिम फैक्टर की अगर बात की जाए तो Oppo R5 से पतला बाजार में सिर्फ एक ही फोन है और वो है Vivo X5 Max, और वो भी इससे बस कुछ ही पतला है। अब बात स्पेसिफिकेशंस की। Oppo R5 की नाजुक सी दिखने वाली बॉडी के पीछे जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले फीचर्स छुपे हुए हैं। इसमें 5.2 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो 432 ppi वाला है। Oppo R5 में तेज तर्रार प्रोसेसिंग के लिए 64-बिट आर्किटेक्चर पर चलने वाले Qualcomm Snapdragon 615 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। 2GB रैम के साथ ये स्मार्टफोन Android 4.4 KitKat वर्जन पर चलता है, जिसे कॉम्प्लीमेंट करता है Oppo का इन हाउस कलर OS 2.0, जो Android के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नया लुक देता है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी जोड़ता है। फोटोग्राफी के लिए Oppo R5 में 13 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है, जिसमें स्लो शटर, GIF मोड, सुपर मैक्रो जैसे ढेरों मोड्स दिए हुए हैं, जो उन लोगों को पसंद आएंगे जिन्हें अपने कैमरा फोन से फोटोग्राफी करने में मजा आता है। Oppo R5 के कैमरा से 16 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया है। ये दुबला पतला दिखने में है ना, कितना दुबला पतला नाजुक सा दिखने में, मतलब बिल्कुल जिसे कहा जाए कि एकदम बहुत ही ज़्यादा किसी सुंदर सी खूबसूरत सी नाजुक सी लड़की के जैसा। पर इस दुबले पतले बॉडी के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। जी हाँ, ये शैतान ये स्मार्टफोन इतना नाजुक है कि इस सेब का इसने कचूमर निकाल दिया, और मेरा तो मन कर रहा है कि इसको उठा के ऐसे लुक्स एंड डिज़ाइन को अगर हम एक तरफ रख दें तो परफॉर्मेंस वाइज भी Oppo R5 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, बिकॉज इसमें 64-बिट आर्किटेक्चर पर चलने वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया है 2GB रैम के साथ। और ये स्पेसिफिकेशंस इस बात को पुख्ता करती है कि अभी तो भैया जनाब ये किटकैट खा रहे हैं, पर आने वाले दिनों पर इनको लॉलीपॉप खाने का पूरा मौका मिलेगा Oppo R5 का। पर इस फ़ोन के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये फ़ोन थोड़ा सा हाफ बेक्ड है। हाफ बेक्ड किस सेंस में है भाई? देखिए, आज की तारीख में कोई भी अच्छा स्मार्टफोन, महंगा स्मार्टफोन, किसी भी कंपनी का फ्लैगशिप डिवाइस इंटरनल स्टोरेज के मामले में मरी से मरी हालत में 64GB की एक्सपेंडेबल स्टोरेज या इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन के साथ आता है। कई कंपनीज में कई अच्छे स्मार्टफोन्स तो 128GB की एक्सपेंडेबल या इंटरनल मेमोरी का ऑप्शन भी देते हैं। अब जनाब Oppo R5 में अगर मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 16GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसे आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, और उस 16GB में से भी आपको सिर्फ 12 या 13GB ही इस्तेमाल करने में आएगी, तो भैया आप क्या कहेंगे हैं? व्हाट इज़ दिस? नहीं, यही रिएक्शन मेरा भी आया था जब मैंने Oppo R5 को रिव्यू करना शुरू किया था। इंटरनल स्टोरेज के मामले में हाफ बेक्ड है। दूसरी इसकी कमी नंबर 2 ये है कि इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है, मूवीज़ देखने में मज़ा आता है, बहुत ही शानदार स्क्रीन है, कलर्स बहुत अच्छे नज़र आते हैं। पर स्लिमनेस के चक्कर में जो इन्होंने सिर्फ ये एक स्पीकर दिया है, उसकी ऑडियो क्वालिटी में दम नहीं है। इसके अलावा इसका 13 मेगापिक्सल कैमरा बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी स्टिल इमेजेस लेता है, कम लाइट में भी अच्छी फोटोग्राफ्स खींचने की काबिलियत रखता है। पर अगर इससे आप वीडियो शूट करते हैं तो वीडियो का एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। शूटिंग के मामले में ना वीडियो ना ऑडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी इसकी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी हमें। पॉइंट नंबर 4, जो इसकी कमी नंबर 4 है, वो ये है कि इसके अंदर बैटरी जो दी गई है, हमने जब टेस्ट किया 5-6 घंटे से ज़्यादा इसकी बैटरी ने हमारा साथ नहीं दिया। अच्छी बात या कहें कि भैया जान बचाने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो इसके साथ जो वूक चार्जर आता है, वूक टेक्नोलॉजी पे चलने वाला जो Oppo का खास चार्जर आता है, वो बैटरी को फटाफट चार्ज ज़रूर कर देता है, पर बैटरी जो है मतलब आपको दिन में इसको 2 बार तो चार्ज करना पड़ेगा। मतलब चार्जर ले के जाने का झंझट से आपको छुटकारा ये फ़ोन तो कम से कम नहीं दिला सकता। इन शॉर्ट Oppo R5 को मैं ये कहूँगा कि पप्पू पास हो गया
पर बॉस IIT में इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऑन दिस नोट टेक गुरु में अब वक्त आ गया है टाटा अलविदा गुड बाय कहने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक आप सोशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करते रहिए, लाइक फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मुझसे सवाल पूछिए, कन्वर्सेशन करते रहिए। मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।